गुड इवनिंग साथियों, वंस अगेन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास में आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आज की ये क्लास आपकी यूपी पुलिस तथा यूपी होमगार्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट के लिए होने वाली है। तो आज की इस क्लास के 50 क्वेश्चन आप सभी के लिए रामबाण साबित होंगे। अगर आप इस क्लास को एंड तक वॉच कर लेते हैं तो ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ ये 50 के 50 क्वेश्चन आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव करने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि ये क्लास के सभी टॉप क्वेश्चंस लिए गए हैं और टॉप क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन के साथ। एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल से बताएंगे, उसका राइट आंसर और उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन। तो बने रहिएगा एंड तक। और क्लास की क्वालिटी कंटेंट कैसा भी लगे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 2 शब्द आपको क्लास के फीडबैक के लिए देना है कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है। और 50 क्वेश्चंस में से 45 का आपको स्कोर कार्ड लेकर चलना है। अगर 45 स्कोर कार्ड अचीव कर रहे हो तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट हमसे न्यू कनेक्ट हो रहे हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया अपने प्लेटफॉर्म को, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और लाइक बटन के माध्यम से अपना अटेंडेंस लगा दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि हाँ इतने लोग हमारी बातों को फॉलो करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अगर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात की जाए तो आप लोग 21 जून को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। इस वर्ष ये आपका 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को इसे मान्यता दी और पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। इसलिए राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी के साथ किया है 21 जून, तो बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? नाम बताइए साल का। तो जो भारत में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था ये आपका हुआ था 1974 में, यानी 1974 आपको लॉक करना है। 1974 में ये पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था आपको याद कर लेना है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था। इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1974 आपको याद कर लेना है। अगर डेट के साथ याद करना है तो 18 मई 1974 बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? उनका नाम बताइए। तो अंतरिक्ष में जाने वाली भैया भारतीय महिला कौन थी? अगर आपको पता है तो फटाफट हमारे साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। तो अंतरिक्ष में जो सबसे पहले महिला गई थी उनका नाम है कल्पना चावला। कल्पना चावला ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आप यहां पर समझ सकते हैं कि कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी। उन्होंने 1997 में नासा के स्पेस शटल कोलंबिया यानी STS 97 मिशन से अंतरिक्ष की यात्रा की थी। इसलिए राइट आंसर आपने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। सभी से पूछा जा रहा है कि भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, बताइए। मौलिक अधिकारों की संख्या पूछी जा रही है, आपके पास कितने मौलिक अधिकार हैं? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। अपने पास जो मौलिक अधिकार हैं उनकी संख्या है 6। पहले 7 थी लेकिन एक अब आपका हट चुका है। आप यहां पर समझ सकते हैं वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पहले ये 7 थे लेकिन 44वें संविधान संशोधन यानी 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान समय में जो 6 मौलिक अधिकार हैं उसमें आपका पहला समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपके 6 अधिकार शामिल हैं। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया होगा तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो झीलों की नगरी के नाम से हम भैया किसको जानते हैं? आपको लॉक कर देना है उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। उदयपुर को उसकी अनेक सुंदर झीलों जैसे पिछोला झील, फतेह सागर, उदय सागर के कारण झीलों की नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर झीलें बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। इसलिए आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उदयपुर के साथ राइट आंसर करना है।
है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो सभी स्टूडेंट फटाफट बताइए कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर करना है। कथक भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश विशेषकर जिसको बोलते हैं ब्रज क्षेत्र से मानी जाती है। अगर आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ लॉक किया है उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। कथक भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश यानी विशेषकर ब्रज क्षेत्र से मानी जाती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, दल बदल विरोधी कानून संविधान की किस अनुसूची में है। अनुसूची की संख्या आपसे पूछी जा रही है तो ये संख्या याद कर लेना। दल बदल विरोधी कानून जो है ये 10वीं अनुसूची में सम्मिलित है, इसलिए 10वीं अनुसूची ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। दल बदल विरोधी कानून भारत में 52वें संविधान संशोधन यानी 1985 के तहत लागू हुआ और इसे संविधान की 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य है कि सदस्यों द्वारा पार्टी बदलने या असंगत दिखाने पर उन्हें सांसद या विधायक से हटाया जा सकता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का प्रावधान सम्मिलित किया गया है। ये देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई। तो पंचायती राज व्यवस्था अगर आपसे पूछा जाए तो आपको राजस्थान लॉक कर देना। सबसे पहले राजस्थान राज्य में ये आपकी पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई थी। यह ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए शुरू की गई थी, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी राजस्थान बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो याद कर लेना मेरे भाई, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री आमतौर पर उस पार्टी या गठबंधन के नेता होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। तो बताइए सिख धर्म के संस्थापक भैया कौन थे। तो ये गुरु नानक देव थे। गुरु नानक देव ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप यूं समझ सकते हैं ऑप्शन नंबर बी गुरु नानक देव को आपने लॉक किया होगा। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। उन्होंने समानता, सेवा और भक्ति पर आधारित धर्म की नींव रखी और सिख धर्म के पहले गुरु बन गए, इसलिए गुरु नानक देव को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है। अगर वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या पूछी जाए तो आपको कितनी लॉक करना है। ऑप्शन नंबर बी 543 ये कुल आपकी लोकसभा की सीटें हैं। और अगर आपसे यहां पर राज्यसभा की सीटें पूछ लिया जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि राज्यसभा में कुल सीटें यूपी की कितनी हैं, आपको बताना है। अगर यहां पर मैं बात करूं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत की लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य हैं जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसके अलावा राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। हालांकि वर्तमान में ये सीटें खाली हैं, लेकिन 543 आपको लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है, नाम बताइए। तो मसालों का बगीचा भैया किस राज्य को बोलते हैं। तो ये आपको केरल याद कर लेना है। केरल राज्य को मसालों के बगीचे के नाम से जाना जाता है। केरल को इसकी मसालों की खेती और उन्नत मसाला उत्पादन के कारण मसालों का बगीचा कहा जाता है। यहाँ काली मिर्च, दालचीनी, लौंग और जायफल जैसे मसाले प्रचुर मात्रा में उगाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी केरल आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। तो भैया किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं, सभी को पता होगा, जयपुर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। आप याद कर लीजिएगा, राजस्थान की राजधानी जयपुर को उसके गुलाबी रंग के भवनों और ऐतिहासिक किले बस्तियों के कारण गुलाबी नगर कहा जाता है, इसलिए जयपुर आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिद्धा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो गिद्धा भैया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये पंजाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। गिद्धा पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य है। गिद्धा महिलाओं द्वारा त्योहारों और सामाजिक अवसरों पर प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी पंजाब बिल्कुल सही आंसर बन जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इस संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाएं दी गई हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। यहां पर आप समझ सकते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में वर्तमान में 22 भाषाओं को संपर्क स्थापित किया गया, यानी कि सरकारी प्रयोजनों के लिए मान्यता दी गई है 22 भाषाओं को। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 22 भाषाएं आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक अगर आपसे पूछा जाए तो आपको एडम स्मिथ को लॉक कर देना है ऑप्शन नंबर ए के साथ। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं। यहां पर याद कर लीजिएगा, द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 किताब के लेखक एडम स्मिथ हैं। इसे आधुनिक अर्थशास्त्र का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, जिसमें मुक्त बाजार और राष्ट्रीय संपत्ति निर्माण पर विचार प्रस्तुत किए गए हैं। इसलिए एडम स्मिथ आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लार किसके पाचन में सहायक होती है? भैया आपके मुख में जो लार निकलती है ये किसके पाचन में सहायक करती है यानी सहायता देती है? तो आपको याद कर लेना, ना तो ये प्रोटीन को सहायता देती है या सहायक होती है, ये केवल और केवल स्टार्च। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाता है। आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्टार्च यानी कि लॉक किया होगा। लार स्लाइवा में इमाइलेज एंजाइम की पेप्टाइलिन पाया जाता है, जो स्टार्च को सुगंधित शर्करा माल्टेज में बदलने में मदद करता है और प्रारंभिक पाचन को शुरू करता है। इसलिए स्टार्च आपने अगर लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाता है। वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है? तो वायुमंडल जो अपना है उसमें ऑक्सीजन की अगर बात आपसे पूछी जाए तो आप लोग कितने प्रतिशत बताओगे? 21%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। एक बार क्लास की क्वालिटी और कंटेंट आपको बताना भैया कैसा लग रहा है, और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके अपने एक बार फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर कर दीजिएगा। और किसी प्रकार की आपको समस्या है 24/7 आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज के माध्यम से बात कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो सकती है या कोई प्रॉब्लम आपको ऑलरेडी बनी हुई है, उसका सलूशन नहीं मिल पा रहा है, बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, उस समस्या का समाधान आपका हम करवाएंगे। ओके, तो आप लोग हमसे जुड़िए और अगर कोई समस्या है तो हमसे पूछिए। आपको क्लास के फीडबैक के बारे में 2 शब्द लिखना है सेशन में कि क्लास आपको कैसी लग रही है, और इस प्रकार की क्लास आपकी डेली कंटिन्यू रखी जाए या नहीं रखी जाए ये भी आपको बताना है। देखिए आपने राइट आंसर 21% किया होगा। धरती के वायुमंडल में लगभग 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन जीवन और श्वसन के लिए आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक की अगर बात की जाए तो आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। शिशिर घोष और मोतीलाल घोष आपके अमृत पत्रिका के संपादक थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। और यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर घोष और मोतीलाल घोष ने की थी। यह पत्रिका मुख्य रूप से सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए जानी जाती थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शिशिर घोष और मोतीलाल घोष आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा धातुओं का राजा किसे कहते हैं? को क्या बोलते हैं? धातुओं का राजा। सोना वो स्लीपिंग वाला नहीं, देखिए सोना गोल्ड जिसको बोलते हो को धातुओं का राजा कहा जाता है, क्योंकि यह दुर्लभ, महंगा, चमकदार और रासायनिक रूप से स्थिर होता है। यह हमेशा मूल्यवान और सम्मानित धातु मानी जाती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सोना बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश कौन होता है? बताइए सबसे कम तरंगदैर्ध्य किस प्रकाश की होती है? नीला, पीला, बैंगनी या लाल? तो यहाँ पर आपको याद कर लेना जो सबसे कम तरंगदैर्ध्य होती है वो बैंगनी रंग की होती है। आपको आंसर आपने ऑप्शन नंबर सी बैंगनी को लॉक किया है। विजिबल लाइट जिसको बोलते हैं दृश्य प्रकाश में बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम यानी कि लगभग 380 से 450 नैनोमीटर होती है, जबकि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है। इसलिए राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी बैंगनी को लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। कह रहा हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? अगर हवाई जहाज की बात की जाए, आप लोग देखते होंगे अपने घरों के ऊपर छतों पर कि हवाई जहाज जाते हैं, एरोप्लेन निकलते हैं, तो आखिर ये अपने वायुमंडल की किस परत में उड़ाए जाते हैं? तो याद कर लेना ये समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। समताप मंडल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आप यूं समझ सकते हैं कि आधुनिक वाणिज्यिक हवाई जहाज अक्सर समताप मंडल में उड़ान भरते हैं, जो कि धरती की सतह से लगभग 10 से 15 किलोमीटर ऊपर होता है। यहाँ वायु का दबाव कम और हवाएं स्थिर रहती हैं, जिससे उड़ान
ईंधन कुशल और सुरक्षित होती है। क्षोभ मंडल में क्या होता है, क्षोभ मंडल में अधिकतर मौसम की गतिविधियां होती हैं, इसीलिए लंबी दूरी की उड़ानों के लिए समताप मंडल अधिक उपयुक्त होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लॉक कर देना है। भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया था, संविधान को बनाया था। देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार यानी फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। संविधान निर्माण की समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों और मौलिक अधिकारों का प्रारूप उन्होंने ही तैयार किया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर करेक्ट आंसर बन जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की बात करें तो ये आपका मुंबई में हुआ था। मुंबई आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना, मुंबई जिसको बोलते हैं बॉम्बे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र जो है वो 28 से 30 दिसंबर 1885 को बम्बई अब हो चुका है मुंबई में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे और 72 प्रतिनिधियों ने यहां पर भाग लिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मुंबई आपको लॉक कर देना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन ये मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बात की जाए कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो दक्षिण की गंगा भैया किस नदी को बोलते हैं, तो आपको याद कर लेना गोदावरी को दक्षिण की गंगा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी होने के कारण दक्षिण की गंगा कहा जाता है। यह महाराष्ट्र से निकलकर अंडमान सागर में गिरती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गोदावरी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जापान की मुद्रा क्या कहलाती है? तो जापान की मुद्रा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अगर किसी को पता है तो भाई लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जापान की मुद्रा को हम लोग किस नाम से जानते हैं। ये आपको याद कर लेना, जापान की मुद्रा को एन नाम से जानते हैं। एन ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगर इंटरेस्ट आ रहा हो क्लास में तो एक बार जय हिंद का नारा सभी लोग जरूर लगाइएगा कि हाँ सर क्लास इंटरेस्टिंग है और हम लोग बोर नहीं हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी एन अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। जापान की आधिकारिक मुद्रा एन कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोड जो है ये आपका JPY है। यह जापान की मुख्य मुद्रा है और जापान में वित्तीय लेन देन में प्रयोग होती है, इसलिए एन आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? अगर फतेहपुर सीकरी की बात की जाए तो भैया बताना है आप सभी लोग कहाँ से बिलोंग करते हो, किस डिस्ट्रिक्ट से इस वीडियो को वॉच कर रहे हो। जरा अपना नाम और कमेंट बॉक्स में अपना डिस्ट्रिक्ट और तहसील जरूर मेंशन करिएगा। मैं देखूंगा आखिर आप लोग कहाँ से इस सेशन को वॉच कर रहे हो। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग मैसेज करते हैं। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है अगर आप लोग जानते हैं तो बताइए। देखिए उत्तर प्रदेश जो अपना यूपी के आगरा जिले के पास ही स्थित है आपका फतेहपुर सीकरी। इसे सम्राट अकबर ने 1571 में अपनी राजधानी बनाने के लिए बनवाया था। एक ऐतिहासिक स्थल है, यानी यूनेस्को विश्व धरोहर में ये शामिल हो चुका है, इसलिए राइट आंसर आपको उत्तर प्रदेश यूपी को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में हम लोग जानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। APJ अब्दुल कलाम एक मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है। क्यों है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। उन्होंने भारत के प्रक्षेपास्त्र और मिसाइल कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे। वह तकनीक के क्षेत्र में प्रेरणा स्रोत भी माने जाते हैं, इसलिए राइट आंसर अगर आपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके रख लीजिएगा। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। कह रहे नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको पता है। नींबू सभी लोग खाते हैं, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अगर आपको पता है तो बताइए। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट साइट्रिक अम्ल को लॉक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। लेकिन नींबू और अन्य खट्टे फलों में मुख्यतः साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। यह फल का स्वाद खट्टा बनाता है। साइट्रिक अम्ल का प्रयोग खाद्य पेय और औषधि उत्पादों में भी किया जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी साइट्रिक अम्ल बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? अगर सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात की जाए तो आपको याद कर लेना है एंजल फॉल्स, जो कि बिल्कुल सही हो जाता है। एंजल फॉल्स वेनेजुला में स्थित है और ये विश्व का सबसे ऊंचा क्या है?
जलप्रपात हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर है, लगभग में आप बोल सकते हो 3212 फीट। यह कुफर नदी से गिरता है, इसलिए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एंजल फॉल्स बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A सेक्शन किससे संबंधित है? यानी 51A ये किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व या मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति की शक्तियां। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना, ये 51A जो अनुच्छेद है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, इसलिए मौलिक कर्तव्य ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। अनुच्छेद 51A भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज का विवरण देता है। इसे 42वें संविधान संशोधन यानी 1976 के तहत जोड़ा गया और इससे सभी भारतीय नागरिकों के देश और संविधान के प्रति दायित्व बताए गए हैं, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी मौलिक कर्तव्य बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो भैया पशु मेला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? ये सोनपुर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। सोनपुर का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है सोनपुर मेला, जिसे सोनपुर पशु मेला भी कहा जाता है। बिहार के सोनपुर यानी गंगा और गंडक नदी के संगम के पास लगता है और ये भारत का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यहाँ घोड़े, ऊंट, गाय, भैंस और अन्य पशु बिकते हैं। मेला हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होता है, इसलिए सोनपुर आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ? वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, आप लोग इसको स्टार लगा कर रखिएगा। ये क्वेश्चन नहीं आता तो बहुत ही शर्म की बात है आप सभी के लिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। कह रहा अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं ये आपकी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ये बौद्ध गुफाएं हैं जिनमें मूर्तियां और भित्ति चित्र यानी कि मॉरल पेंटिंग्स हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर महाराष्ट्र को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा कोशिका के किस भाग को पावर हाउस कहा जाता है? भाई कोशिका है अपनी, कोशिका के किस भाग को पावर हाउस कहा जाता है? क्वेश्चन को घुमा दिया गया। आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया को लॉक कर रहे होंगे, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अच्छा, राइबोसोम ये कहाँ पाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि राइबोसोम जो आपके बॉडी में होता है ये कहाँ पर पाया जाता है और इसका एक कार्य बताइएगा। राइबोसोम का आपके बॉडी में कार्य क्या होता है? आपने राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया को दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि ये खाद्य अणुओं से ऊर्जा यानी ATP का निर्माण करता है, जो कोशिका के सभी कार्यों के लिए आवश्यक होती है। ATP का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको नहीं पता है तब भी आप लोग मैसेज करिएगा कि सर हमें नहीं पता है, या तो आप गूगल से सर्च करके बताइएगा, लेकिन कमेंट में आंसर जरूर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है गोभी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोभी मरुस्थल की अगर बात करूं तो ये कहाँ पर स्थित है? ये मंगोलिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। मंगोलिया की अगर मैं बात करूं तो गोभी मरुस्थल एशिया में स्थित है और यह मंगोलिया और चीन के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तानी क्षेत्र है। यहाँ की जलवायु शुष्क और कठोर होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मंगोलिया बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट कह रहा भूटान की राजधानी क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, भूटान की राजधानी अगर नहीं पता है तो शर्म की बात है। थिम्पू को लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर बी थिम्पू आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों का इनेमल मुख्य रूप से किसका बना होता है? बताइए, जो आपका दांत है दांतों का इनेमल ये किसका बना होता है? भैया ये आप लोग अगर कैल्शियम फॉस्फेट लॉक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। दांतों का इनेमल मुख्य रूप से हाइड्रोक्सी अपेटाइट से बना होता है। यह शरीर की सबसे कड़ी और मजबूत ऊतक है। इसका कार्य जो होता है ये दांतों को काटने और चबाने में आने वाले दबाव में ये सहायता करता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर कैल्शियम फॉस्फेट बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर आपको राष्ट्रपति बनना है इंडिया का तो आपकी उम्र न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो ये याद कर लेना, न्यूनतम आपकी उम्र अगर 35 वर्ष की है तो आप एलिजिबल हैं भारत के प्रेसिडेंट बनने के लिए यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देख लीजिए आपके लिए बताया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार को भारतीय नागरिक होना चाहिए और लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। यहाँ पर 35 वर्ष बिल्कुल सही आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर की बात किया जाए ये किस सिद्धांत पर वर्क करता है तो आपको पता होना चाहिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर वर्क करता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश को लंबी दूरी तक बिना बहुत हानि के भेजा जाता है और यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। जब प्रकाश अत्यधिक घनी सामग्री से कम घनी सामग्री की ओर जाता है और कोण सीमा से अधिक होता है ये पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ। भारत में पहली रेलगाड़ी की बात की जाए तो आपको 1853 यानी 1853 को याद कर लेना। 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी। अगर डेट के साथ याद करना है तो भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई यानी कि बॉम्बे से ठाणे तक चलाई गई थी। दूरी थी लगभग 34 किलोमीटर। यह भारत में आधिकारिक रेलवे यातायात की शुरुआत थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1853 बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, बृहस्पति जिसको बोलते हो। बृहस्पति ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास लगभग कितना है याद कर लेना, 1,43,000 किलोमीटर है। यह गैस दानव ग्रह और मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, तो आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति को लॉक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। बताइए भैया, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। अगर आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भगत सिंह ने लोकप्रिय किया। ये नारा अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति और स्वतंत्रता की भावना को प्रकट करता था। इसका अर्थ है क्रांति अमर रहे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन के मुख्यालय की बात किया जाए तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है। तो त्रिपिटक की जब भी बात की जाए तो आपको याद कर लेना ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। बौद्ध धर्म ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। यहाँ पर ये देख सकते हैं त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख क्या है, ग्रंथ संग्रह है। इसे 3 पटक या खंडों में बांटा गया है। विनय पटक यानी भिक्षुओं के नियम, सुत्त पटक यानी बुद्ध के उपदेश, पिटक जो कि है बौद्ध दर्शन और सिद्धांत। ये याद कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म से रिलेटेड है त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा गीत गोविंद के लेखक कौन है। तो गीत गोविंद के लेखक की बात की जाए तो आपको जयदेव को याद कर लेना है। जयदेव अपने गीत गोविंद के लेखक हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गीत गोविंद के रचनाकार कवि जयदेव हैं। यह ग्रंथ भगवान कृष्ण और राधा की लीलाओं का वर्णन करता है। इसे संस्कृत और काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण भी माना जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जयदेव करेक्ट हो जाता है। भारत में शून्य का आविष्कार किसने किया था। अगर आपको पता है ये सॉन्ग आपने सुना होगा कि जब जीरो दिया अपने भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। अगर ये सुना है तो बहुत अच्छी बात है। तो बताओ भैया शून्य का आविष्कार किसने किया था। तो अगर आपने राइट आंसर आर्यभट्ट को लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली और शून्य के प्रारंभिक विचार का इस्तेमाल किया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो एक पोलो टीम में अगर खिलाड़ियों की संख्या आपसे पूछी जाए तो टोटल यहाँ पर 4 खिलाड़ी होते हैं। 4 खिलाड़ी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। कह रहा पोलो एक घुड़सवारी खेल है। प्रत्येक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। खेल का उद्देश्य गेंद को बल्ले से मारकर विरोधी गोल में डालना होता है और यह खेल तीव्र गति और टीम वर्क पर आधारित होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 4 आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। कह रहा दांडी मार्च की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। अगर दांडी मार्च की शुरुआत आपसे पूछा जाए तो आपको 1930 याद कर लेना है। सन 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर डिटेल से तो आप यूं समझ सकते हैं कि दांडी मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को किया था। यह असहयोग आंदोलन का हिस्सा था। मार्च का उद्देश्य जो कि नमक कानून के खिलाफ विरोध जताना और स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करना था, इसलिए राइट आंसर 1930 आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अगर विश्व के सबसे बड़े महासागर की बात किया जाए तो आपको प्रशांत महासागर याद कर लेना। प्रशांत महासागर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1.65 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यह एशिया और अमेरिका के बीच स्थित और अटलांटिक महासागर से बड़ा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। कि होमवर्क के लिए रहेगा, ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपको SW के लिए देता हूं। और हर एक स्टूडेंट को, जो भी स्टूडेंट यहाँ तक वॉच कर आया है इस सेशन को, सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में कौन सा है। अगर आप लोग जानते हैं तब भी आपको कमेंट में आंसर बताना है, नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन नंबर के साथ बताइएगा कि सर इस क्वेश्चन का हमें आंसर चाहिए, हमें नहीं पता है, मैं आपको वहां पर रिप्लाई करता हूं। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट यहां पर कमेंट करते हैं सबके रिप्लाई और सबके कमेंट पढ़े जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट नहीं पढ़ता हूं, सबके कमेंट पढ़ता हूं, सबको रिप्लाई करता हूं। तो आपकी अगर कोई समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से क्लास की PDF ले सकते हैं। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वो आपकी बात सुनी जाएगी। और 3 से 4 दिन के अंदर या 1 से 2 दिन में, अगर जैसा आपका टॉपिक होगा, जिस टॉपिक पर आपकी प्रॉब्लम होगी और जिस टाइम्स के अकॉर्डिंग आप लोग टॉपिक को बताओगे, उस टाइम के अकॉर्डिंग उसको ध्यान में रखते हुए आपको क्लास दे दी जाएगी इजी माध्यम से। तो अपनी समस्याओं को हमारे साथ शेयर करिए और अपने चैनल को ज्वाइन करके पढ़ाई को बहुत ही अच्छे लेवल तक पहुंचाना है। हम लोगों को सिलेक्शन की तरफ बढ़ना है, एक सीट आपको रिजर्व करनी है। तो एंड करते हैं आज की इस क्लास को यहीं पर। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।